स्टार्स वाला स्क्वाड कभी नहीं रहा है, बट कोई इनका एक कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जाता है कि ये कॉम्बिनेशन ऐसी खिलाते हैं जो हमेशा यूटिलिटी के प्लेयर्स होते हैं सारे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये इनएक्सपीरियंस टीम लग रही है यार। मुझे तो ये बड़ी यंगस्टर से भरी हुई जबरदस्त वाइब्रेंट टीम लग रही है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? एक यंग लड़का इन्होंने जो कि 13 साल का लिया है, वैभव सूर्यवंशी। अब वो 13 के हैं या नहीं है ये पता नहीं हमें, लेकिन यंग लड़के हैं। पिछला इंटरव्यू देख लीजिए उनको। तो संजू सैमसन जो आप ओपन भी करेंगे क्योंकि इंडिया के लिए भी ओपन कर रहे हैं, और एज अ कैप्टन ही इज अ वेरी गुड लीडर। शिमरॉन हेटमायर का इनको वापस खरीदना, मैं उतना फॉन्ड नहीं हूँ उस प्लेयर के, और मुझे लगता था उसकी जगह वो डेविड मिलर जैसे प्लेयर के लिए जा सकते थे ऑक्शन में। मैं थोड़ा इस पर डिफर करना चाहूंगा भैया। मेरे को लगता है एक्चुअली में बैकअप्स उतने भी बुरे नहीं है जितना हम देख रहे हैं। टेंशन था, संदीप शर्मा इंडिया नहीं खेले आज तक, लेकिन बहुत ही क्वालिटी के T20 बॉलर हैं, सब वेरिएशंस हैं, स्विंग भी है, और बहुत बारी मैचेस जिता रखे हैं इन्होंने आरआर को। इस टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है राहुल द्रविड़ का एक्सपीरियंस, और उसके साथ साथ संजू सैमसन का ठहराव। थोड़े कम ऑप्शंस हैं इनके पास, कम एक्सपीरियंस वाले हैं। MS धोनी का जो क्रिकेटिंग ब्रेन है, जो टैक्टिक्स है, वो MS धोनी ही चलाते हैं। बहुत अच्छा बैलेंस अब इन्होंने कर दिया बिटवीन एक्सपीरियंस्ड T20 कैंपेनर, नॉट जस्ट एक्सपीरियंस इन ODI एंड टेस्ट, बट एक्सपीरियंस T20 कैंपेनर। धोनी का मुझे पता नहीं CSK के लिए कितना फायदा है, लेकिन कोई भी क्रिकेट स्टेडियम के लिए उससे ज्यादा फायदा है। क्योंकि आप हमेशा देखिए जब CSK के मैच होते हैं, CSK के मैच होते हैं तो इट्स अ सी ऑफ येलो। हेलो फ्रेंड्स, फिर आपका एक बार स्वागत है हमारे नेक्स्ट एपिसोड में क्रिकेट बाज IPL 2025। और हमारे दोनों क्रिकेट बाज राहुल और रोहन मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि IPL में टोटल 10 टीम्स हैं। 8 टीम्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं, और आप सब लोग जानते ही हैं कि कौन सी टीम्स बची हुई है। पंजाब और हैदराबाद के बाद अब हम चलेंगे रेगिस्तान यानी कि राजस्थान, और बात करेंगे रॉयल्स की, राजस्थान रॉयल्स। और फिर उसके बाद हम चलेंगे डाउन साउथ और बात करेंगे थलाइवा की टीम की, यानी कि MS धोनी की टीम की। सबसे पहले राजस्थान जो पहले चैंपियंस थे IPL के, उस समय टीम के कप्तान शेन वॉर्न हुआ करते थे, मगर अब बहुत कुछ बदल चुका है। मगर इस टीम में बदलाव होने के बावजूद भी ये टीम हमेशा से वाइब्रेंट रहती है। तो हेलो राहुल एंड रोहन, कैसे हो आप दोनों? हेलो गुड आफ्टरनून भैया, बढ़िया। हम आप कैसे? ठीक है, तो आज फिर रॉयल्स की टीम की बात करते हैं। सबसे पहले तो राहुल, क्या स्क्वाड है आरआर का? आरआर का स्क्वाड है, स्टार्ट विद आकाश मडवाल, अशोक शर्मा, ध्रुव जुरैल, फजल हक फरूकी, जोफ्रा आर्चर, कुमार कार्तिकेय सिंह, कुणाल राठौर, कोएना मफाका, महीश दीक्षाना, नीतीश राणा, रियान पराग, संदीप शर्मा, संजू सैमसन, शिमरॉन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, वनेंडु हसरंगा, यशस्वी जायसवाल एंड युद्धवीर सिंह चारक। यार मुझे तो ये बड़ी यंगस्टर से भरी हुई जबरदस्त वाइब्रेंट टीम लग रही है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरे को लगता है टीम जैसा आपने कहा बिल्कुल यंगस्टर से भरी हुई है, और एक बैलेंस है ओवरऑल टीम में। आरआर के पास पर सबसे कम था ऑक्शन में, एंड थोड़े क्वेश्चन थे कि उन्होंने जो रिटेंशंस करे हैं क्या वो अच्छे हैं या नहीं है, क्या वो उतने बड़े मैच विनर्स हैं या नहीं है। बट उसके बाद जो उन्होंने लिमिटेड पर्स का टीम बनाई है ना, वो काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग लग रही है, जिसमें यंगस्टर्स हैं, और जो यंगस्टर्स हैं उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो संजू सैमसन जो आप ओपन भी करेंगे क्योंकि इंडिया के लिए भी ओपन कर रहे हैं, और एज अ कैप्टन ही इज अ वेरी गुड लीडर एंड ही कैन लीड द साइड वेल एंड इज अ वेरी गुड बैट्समैन एज वेल। उसके साथ साथ जो इन्होंने अपने ओवरसीज पेस ऑप्शंस लिए हैं, जैसे कि जोफ्रा आर्चर का एक्विजिशन, फजल हक फरूकी का एक्विजिशन, और इवन यंग मफाका साउथ अफ्रीका से, जो बहुत अभी 17-18 साल के ही हैं लड़के, बहुत अच्छे इन्होंने लेफ्ट आर्म पेसर, और जोफ्रा आर्चर की वापसी थोड़ा इंजरी प्रोन है तो उनका वो देखना पड़ेगा, बट एट 12 करोड़ ही इज अ रियली गुड बाय फॉर आरआर। जी, आरआर का मेरे हिसाब से ये है कि इतना क्या कहते हैं, स्टार्स वाला स्क्वाड कभी नहीं रहा है, बट कोई इनका एक कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जाता है कि ये कॉम्बिनेशन ऐसी खिलाते हैं जो हमेशा यूटिलिटी के प्लेयर्स होते हैं सारे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये इनएक्सपीरियंस टीम लग रही है, लेकिन इनएक्सपीरियंस से एक और चीज याद आती है कि एक कोच जो इनके हैं वो कितने इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी बड़े मैच विनर्स बनाते हैं। राहुल द्रविड़ अंडर 19 टीम के कोच रह चुके हैं, अभी तो हमारे T20 वर्ल्ड कप के भी कोच रह चुके हैं। तो अब ये एक तरीके से राहुल द्रविड़, जिनको T20 प्लेयर नहीं कहा जाता था, अब ये T20 गेम को इतने अच्छे से समझ चुके हैं और इसके डेप्थ में घुस चुके हैं कि अब एक यंग टीम को भी एक मैच विनिंग टीम बना सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे इनके रिजर्व्स भी हैं, मुझे थोड़े से वीकलिंग्स लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं शिमरॉन हेटमायर का इनको वापस खरीदना, मैं उतना फॉन्ड नहीं हूं उस प्लेयर के, और मुझे लगता था उसकी जगह वो डेविड मिलर जैसे प्लेयर के लिए जा सकते थे ऑक्शन में।
लेकिन इनके पास एक बहुत अच्छा अनकैप्ड रिटेंशन था। संदीप शर्मा इंडिया नहीं खेले आज तक, लेकिन बहुत ही क्वालिटी के T20 बॉलर हैं, सब वेरिएशंस हैं, स्विंग भी है और बहुत बारी मैचेस जिता रखे हैं इन्होंने आरआर को। मैं थोड़ा इस पर डिफर करना चाहूंगा भैया। मेरे को लगता है एक्चुअली में बैकअप्स उतने भी बुरे नहीं है जितना हम देख रहे हैं, कि अगर आप देखो तो उनके पास पेस डिपार्टमेंट में आर्चर जो इंजरी प्रोन है उनके लिए अच्छे खासे रिप्लेसमेंट्स हैं, चाहे वो मफाका हो या फरूकी हो। और जो इनका स्पिन डिपार्टमेंट भी है वो इनके 2 श्रीलंकन स्पिनर्स के साथ सॉर्टेड लग रहा है। आप ये बताइए ना कि श्रीलंकन हैं वो सारे, वो फॉरेन है, इंडियन बैकअप्स कितने हैं? मेरे पास एक फिलर है इन दोनों के बीच में, फिर उसके बाद वापस आप कंटिन्यू करना। मुझे लगता है कि इस टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है राहुल द्रविड़ का एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ संजू सैमसन का ठहराव। संजू सैमसन जैसे अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके बहुत कूल है, उतना ही वो एज ए कैप्टन भी है। तो ये दोनों का कॉम्बो जो है मुझे लगता है बहुत हेल्प कर सकता है राजस्थान की। नाउ यू कंटिन्यू। देखिए कि संजू सैमसन को उनके कोच नहीं मिले अभी वापस, उनको उनके कैप्टन वापस मिले अभी। वही कोच ने उनको आज से 10 साल पहले वो भरोसा दिखाया था, उन्होंने टीम में संजू सैमसन को लाया, जिसकी बदौलत आज संजू सैमसन इतने नामी प्लेयर माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक मेंटोर वाला बॉन्ड अभी भी उनके साथ रहेगा। तो वो छोटे भाई की तरह भी संजू सैमसन को लेके चलेंगे राहुल द्रविड़ भी, तो एक बड़ा अच्छा रिलेशन रहेगा कैप्टन और कोच के बीच, जो बहुत जरूरी होता है। और एक और इंक्लूजन जो वापस आए हैं इस टीम में वो है जोफ्रा आर्चर। कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर अगर इंजर्ड नहीं होते तो वो आज बुमराह के ही कैलिबर के बॉलर हैं। जब वो डालते भी थे तो वो बहुत इकोनॉमिकल विकेट टेकिंग और हाई स्पीड स्पेल्स डालते थे। तो जोफ्रा आर्चर का इंक्लूजन बहुत अच्छा है। लेकिन रही बात, जैसे मैं कह रहा था, इनके पास फॉरेन बैकअप्स तो अच्छे हैं, लेकिन वो है कि वो फॉरेन बैकअप्स है, क्या इनके पास इंडियन बैकअप्स उतने अच्छे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। मनीष तीक्षाना और जैसे वनिंडो हसरंगा हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर्स, मतलब स्पिन क्वालिटी श्रीलंकन की तो इस वक्त श्रीलंकन और अफगानी की स्पिन क्वालिटी इस वक्त अलग ही लेवल पे है। वनिंडो हसरंगा ऐसे ऑलराउंडर है जो अब धीरे धीरे ऊपर अप दी ऑर्डर आके भी बैट कर रहे हैं और बहुत अच्छे हिट्स लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एसेट है, ना सिर्फ मिडिल ऑर्डर में बट टॉप ऑर्डर में भी आपके लिए। और स्पिन की क्वालिटी तो हम जानती है वनिंडो। मैं भैया यही कंटिन्यू कर रहा था कि फॉरेन बैकअप्स पे तो बात कर ली, मेरे को लगता है इंडियन बैकअप्स भी उतने बुरे नहीं है जितना लोग कह रहे हैं। अगर आप देखो कि जो पेस डिपार्टमेंट में इनके पास युद्धवीर सिंह चारक का एक्विजिशन हो, या फिर आप यहाँ पे देख लीजिए कि तुषार देशपांडे हैं, उसके बाद इन्होंने आकाश मडवाल को भी लिया जिन्होंने मुंबई के लिए एक प्लेऑफ जिताया भी था खुद 2023 में। तो जो पेस डिपार्टमेंट मेरे को तो इनका सॉर्टेड ही लग रहा है, क्योंकि पहली बात तो इनको बैकअप्स की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं, और अगर पड़ेगी भी तो युद्धवीर सिंह चारक, आकाश मडवाल, मफाका, फरूकी अच्छे ऑप्शंस हैं। स्पिन में चलो मैं कह सकता हूं उतना नहीं है, बट स्पिन में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने दोनों श्रीलंकन हसरंगा और तीक्षणा को ले रखा है। और जो आपकी टीम में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं रियान पराग और नीतीश राणा, ये दोनों भी स्पिन डालते हैं। रियान पराग लेग स्पिन भी डालते हैं, नीतीश राणा ऑफ स्पिन भी डालते हैं। तो अगर आपको 2-3 ओवर निकलवाने हैं आप उनसे भी निकलवा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक यंग लड़का इन्होंने जो कि 13 साल का लिया है, वैभव सूर्यवंशी। अब वो 13 के हैं या नहीं है ये पता नहीं हमें, लेकिन यंग लड़के हैं। पिछला इंटरव्यू देख लीजिए उनके पिछले साल जी, का। पर यंग लड़के हैं और अच्छा ग्रूम करने के लिए उनको लिया है, वन फॉर द फ्यूचर। वो भी एक अच्छे, वो अभी 2 साल तो मुझे नहीं लगता खिलाए जाएंगे, बट हाँ राहुल द्रविड़ हमेशा जैसे यंग प्लेयर्स के कोच रहे हैं हमेशा से, तो उनको लिया है ग्रूम करने के लिए। उन्होंने कहीं ना कहीं दूरदर्शनी होकर आगे के लिए सोचा है। प्लेयर तो अच्छे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के अगेंस्ट भी आके 60 बॉल में 100 मारी थी टेस्ट मैच में। तो कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखते हैं, और राहुल द्रविड़ की हमें हिस्ट्री पता है वो कैसे यंगस्टर्स को ग्रूम करते हैं और वो जाके अच्छे प्लेयर्स ही बनते हैं। संजू सैमसन जो आरआर के कैप्टन है, खुद एक एग्जांपल है। क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं आरआर की, और हमारे पास भी दोनों आरआर है, राहुल और रोहन। तो बात ऐसी है कि जब पहला आईपीएल हुआ था जिसको राजस्थान ने जीता था, उस समय शेन वॉर्न कोच थे। वो आईपीएल भी मैंने देखा था, शायद आप बहुत छोटे हो गए उस समय, पर आपने देखा होगा। हाँ जी। तो एक चीज है राजस्थान की, जैसे आप दोनों ने कहा, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग राजस्थान टीम हमेशा से स्पिनर्स को खिलाती ही है और लेती भी है। तो इस टीम में भी एक स्पिन का अच्छा खासा अटैक हमें नजर आ रहा है। उसका कितना फायदा हो सकता है बाकी टीम्स के साथ कंपटीशन में, ये आप बताइए। मेरे को लगता है भैया कि जो स्पिन आपका डिपार्टमेंट होता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ T20 क्रिकेट, क्योंकि स्पिनर्स आपको मैच जिताते हैं। आप भी कह लो फास्ट बॉलर्स बहुत डेडली होते हैं, लेकिन विकेट आपको स्पिनर लेके देगा ही, चाहे वो 40 रन खा जाए, 2-3 विकेट निकाल के अच्छे से अच्छा स्पिनर दे देता है। और यहाँ पे जब आपके पास हसरंगा और तीक्षणा जैसे श्रीलंकन स्पिनर्स हैं, अगर आप देखें T20 क्रिकेट में श्रीलंकन एंड अफगानी स्पिनर्स आर रूलिंग T20 क्रिकेट, जैसे राहुल ने कहा। तो हसरंगा एंड तीक्षणा का एक्विजिशन बहुत अच्छा है, और हसरंगा की एक जो उनकी प्लस क्वालिटी है कि उनके पास लीडरशिप एक्सपीरियंस भी है श्रीलंका के लिए, और वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करने लगे हैं। सिर्फ मिडिल ऑर्डर में आके वो छक्के नहीं, टॉप ऑर्डर में अगर जैसे अश्विन के साथ आप करते थे राजस्थान की, उसको कभी 3 पे भेज दिया, 4 पे
भेज दिया, वैसा आप हसरंगा के साथ कर सकते हैं कि उनको फ्लोटर बना के कभी ऊपर भेज दीजिए। तो इसलिए मेरे को लगता है कि जो इनका स्पिन डिपार्टमेंट है बहुत सॉर्टेड है। एंड हसरंगा एंड फजल हक फरूकी भी एक और मैं बोलूंगा, फजल हक फरूकी को शायद आप हर गेम ना खिला पाए, बट ऑन बाउंसी एंड ग्रासी विकेट्स जहां पे जैसे आप अहमदाबाद में देख लीजिए या थोड़ी सी पाटा विकेटों पे भी आप चिन्नी स्वामी जैसी ग्राउंड में भी आपको फजल हक फरूकी की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज वो बहुत अच्छे प्लेयर है। उनका T20 वर्ल्ड कप भी बहुत आउटस्टैंडिंग गया था, ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स। देखिए इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स भी मैं देख रहा हूं जो जैसे तुषार देश पांडे, नीतीश राणा, ध्रुव जुरैल, इनका मैं परफॉर्मेंस यूजुअली तब देखता हूं जब ये लोग किसी अच्छे मेंटोर या कोच के अंडर होते हैं। ये मुझे नहीं पता मेंटली इनका गेम का क्या है, मैंने पर्सनली तो जानता नहीं, लेकिन मैंने जैसे तुषार देश पांडे आप देखेंगे कि वो रन्स बहुत लीक करते हैं, विकेट भी ले जाते हैं, लेकिन वो अंडर MS धोनी की लीडरशिप होते हैं, तो एक बैकिंग होती है। तो वो MS धोनी की बैकिंग बिहाइंड द स्टंप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक प्लेयर की, लेकिन क्या वो राजस्थान में सेम उनको वो बैकिंग मिलती है? जबकि बहुत अच्छे प्लेयर मतलब बनके यूटिलिटी प्लेयर बनके आते हैं। और फिर जैसे हम बात करें नीतीश राणा भी बहुत अच्छे, लेकिन वो भी अंडर अच्छी लीडरशिप खेलते हैं, खुद भी लीडर रहे हैं कोलकाता की, लेकिन उसमें भी कोच जैसे चंद्रकार पंडित हो गया, फिर गौतम गंभीर हो गए, ये बहुत अच्छे रहे। अभी द्रविड़ के अंडर आएंगे तो शायद बढ़िया खेलेंगे। अच्छा, द्रविड़ की मेंटरशिप मेरा आप दोनों से एक सवाल है इसमें कि बैटिंग कोच है राहुल द्रविड़, जो खुद भी एक बहुत मेन कोच हाँ मतलब मेन कोच है, मतलब आई एम सेइंग कि बैटिंग कोच की वो खुद भी बैट्समैन रहे हैं उस सेंस में कि वो बैटिंग पे हमेशा से फोकस रहा है, खुद भी एक बहुत स्टाइलिश बैट्समैन रहे हैं, हर शॉट उनके पास उनके बैग में है। तो संजू सैमसन भी एक बैटिंग कैप्टन है, बैट्समैन है खुद बहुत बढ़िया। तो ये दोनों मिलकर मैक्सिमम इस टीम में जो मैं देख रहा हूं ओवरसीज प्लेयर बैट्समैन कम है, इंडियन बैट्समैन पे ज्यादा डिपेंड है। कितनी अच्छी बैटिंग लाइनअप देख रहे हो आप दोनों, क्या लगता है कि बाकी टीम्स के मुकाबले कितना काउंटर दे पाएंगे? मेरे हिसाब से कि आपने जैसे बोला राहुल द्रविड़ बैटिंग कैप्टन से ज्यादा मेरे ख्याल से ही इज आल्सो गुड, क्या कहते हैं ना, गुड क्रिकेटिंग ब्रेन, ना ही सिर्फ एज अ बैट्समैन बट एज अ कोच। बट आप देखिए ना राहुल द्रविड़ खुद अपने टाइम में सारे डिपार्टमेंट्स कवर कर चुकी है, बैटिंग, बॉलिंग, कीपिंग, फील्डिंग, स्लिप्स में खड़ा होना। तो राहुल द्रविड़ तो प्रॉपर सुपर ऑलराउंडर जिसको हम कह सकते हैं वही है एक तरीके से। तो हाँ कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी रहेगी संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ के बीच, वो कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग है, तो वो एक बहुत अच्छी, मैंने जैसे आपको बोला कोच और कैप्टन रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी टीम के लिए इन ऑर्डर फॉर द टीम टू परफॉर्म। जो हमने देखा रोहित और राहुल द्रविड़ के बीच भी रही है, और कोहली और रवि शास्त्री के बीच भी रही है, तो रिजल्ट्स भी मिले उसकी वजह से। तो राजस्थान के पास एक बहुत अच्छा कोच आया है। तो मतलब मैं कह रहा हूं इंडियन बैट्समैन को किस तरह से यूज कर सकती है टीम, क्योंकि मैं देख रहा हूं टॉप लाइनअप में मुझे लगता है शुरू के 3-4 बैट्समैन जो है वो इंडियंस ही होंगे इसमें। जी, जो इनके पहले 3-4 है बिल्कुल वो इंडियन ही होंगे। जायसवाल हो गया, संजू सैमसन हो गया, नीतीश राणा हो गया, रियान पराग हो गया, ध्रुव जुरैल हो गया, सारे अभी आजकल के मॉडर्न T20 प्लेयर्स हैं। आप देखो जायसवाल T20 क्रिकेट में खेल रहे हैं, जुरैल को मौके मिले हैं, संजू सैमसन खेल रहे हैं, रियान पराग खेल रहे हैं, और जुरैल को भी आप देखो और नीतीश राणा को भी देखो तो इंडियन सेटअप में कभी ना कभी रहे हैं। तो राइट, और एक इनकी जो अच्छी चीज है कि इनके टॉप 6 में मैं गिन रहा था 3 राइटीज 3 लेफ्टीज है, जो कि बिल्कुल इनका राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एंड मेरे को लगता है हर साल की तरह यहाँ पे मैं शिमरॉन हिटमायर का रोल बहुत बड़ा देखता हूँ इस टीम में। एक वजह है कि राहुल द्रविड़ एज कोच आए और शिमरॉन हिटमायर को 11 करोड़ में रिटेन किया, जो कि शायद ऑक्शन में उनको 7-8 करोड़ के मिल सकते थे। बट हिटमायर का ना मैं रोल RR में बहुत अंडररेटेड मानता हूँ, क्योंकि द रोल दैट ही परफॉर्म्स एज अ फिनिशर बहुत कम लोग वो IPL में भी कर पाते हैं। एंड वेस्ट इंडियन पावर जो वो लाते हैं, शिमरॉन हिटमायर ने मैचेस जिताए हैं राजस्थान के लिए, सिंगल हैंडेडली 2023-24 में जिताए हैं। तो हिटमायर का रोल वहां पे 5-6 जहां भी वो खेलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इनका टॉप ऑर्डर तो सॉर्टेड है। थोड़ा मेरे को इनका लूप होल लगा जब मैं इनकी 11 बना रहा था कि नंबर 7 पे और 8 पे हसरंगा और आर्चर है, नो डाउट बहुत अच्छा। पर आर्चर 8 पे राहुल थोड़ा आपको लगता नहीं है डाइसी केस है कि आर्चर 8 पे आ रहे हो? 8 पे तो ठीक है, वही T20 क्रिकेट है, आजकल आपको कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है। बट 6 के बाद आपको जो इन्होंने पिछली बार भी किया कि अश्विन 7 पे होते थे, पर आप चाहते लिमिटेशन है इनकी स्क्वाड वो नहीं है, तो लिमिटेशंस में वो तो खेलना भी पड़ेगा ना। तो हसरंगा का आपको देखना पड़ेगा कि हर दिन 7 पे वो तो फ्लोट तो कर सकते हैं, लेकिन ऑन अ गिवन डे 7 पे आके वो फिनिशिंग वाला रोल हसरंगा कंसिस्टेंटली कर सकते हैं कि अगर आप फ्लोट करके हसरंगा ऊपर खिलाते, कोई नीचे खेलने वाला नहीं है, नीचे फिर कोई ऊपर से नीचे खेलने वाला वो उसमें उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। एंड मैं चाहता हूं कि राजस्थान रॉयल्स
हिटमायर को और यहाँ पे रियान पराग जैसे प्लेयर्स को, रियान पराग को तो खैर नहीं करते, हिटमायर को स्पेशली अंडर यूटिलाइज ना करे, क्योंकि वेस्ट इंडीज के लिए भी वो जब ओडीआई T20 क्रिकेट खेलते हैं 3-4 पे खेलते हैं, 5 पे खेलते हैं। हिटमायर को यहाँ राजस्थान के लिए और फ्रेंचाइजीज के लिए वेस्ट इंडियन प्लेयर्स को ना हमेशा पावर हिटर समझ के 6-7 पे 8 पे भी कर दिया जाता है, जो कि लेट है। हिटमायर जितना जल्दी खेलेंगे, जितनी ज्यादा बॉल्स खेलेंगे, पूरन की तरह वो टीम को जिता के देंगे। अच्छा, एक और चीज बॉलिंग डिपार्टमेंट में, हाँ प्लीज, थोड़ा इंडियन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में हल्का सा इनएक्सपीरियंस है। जैसे हम देख रहे हैं तुषार देशपांडे हैं, वो लग रहा है चारक, युद्धवीर चारक हैं, थोड़े आकाश मडवाल, थोड़े कम ऑप्शंस हैं इनके पास, कम एक्सपीरियंस वाले हैं। खराब प्लेयर नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस T20 क्रिकेट में भी एट दिस पॉइंट जरूरी होता है। संदीप शर्मा को जरूरत पड़ेगी, पेस अटैक में इनएक्सपीरियंस नजर आ रहा है देखने में, पेपर में, और ग्राउंड में वो कैसा रहता है ये डिपेंड करता है। हाँ जी, इनफैक्ट अगर आप फॉरेन पेस भी लेके चले, जैसे फजल हक फारूकी हैं, अच्छे बॉलर हैं ऑन अ गिवन डे, बहुत T20 वर्ल्ड कप तो बहुत बेहतरीन गया था, लेकिन ये इंडिया की विकेट्स हैं। ये इंडिया की विकेट्स आजकल जैसे फ्लैट ट्रैक बनती जा रही है। 2023 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने बहुत ज्यादा मारा भी था, वो दिल्ली में मैच हुआ था फ्लैट ट्रैक में, बहुत रन भी पड़े थे उनको, तो ऑन अ गिवन डे वो मैच जिता भी सकते हैं और ऑन अ गिवन डे उनको बहुत रन भी पड़ सकते हैं, जो होते आया भी है। अच्छा, जायसवाल पर ये टीम कितना डिपेंड करेगी कि ये राजस्थान का ग्राफ ऊपर या नीचे जाना जायसवाल की फॉर्म पे डिपेंड करेगा क्या? जी, बहुत ज्यादा जायसवाल पे डिपेंड करेगा। पिछले साल भी आप 2024 इसी साल 2024 में देखिए, बटलर का उतना बढ़िया सीजन नहीं आया था, तो जायसवाल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी। बट जायसवाल की खुद की भी फॉर्म वर्ल्ड कप से पहले 50-50 चल रही थी। एक उन्होंने 100 मारा, कभी 30-40 की नॉक्स आ रही थी, कभी स्टार्टिंग तो बिल्कुल वो अच्छा नहीं खेल पा रहे थे पहले के 5-6-7 गेम। तो जायसवाल पे टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि जायसवाल इज देयर मेन, मेरे हिसाब से मेन बैट्समैन है पूरी टीम के। अब तो बटलर भी नहीं है टॉप ऑर्डर पे, जायसवाल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ओपनर, इंडिया के तीनों फॉर्मेट के ओपनर जो होने वाले हैं आगे आगे, तो जायसवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जायसवाल का 500-600 रन का सीजन आएगा तो आरआर आगे जाएगी, वरना आरआर के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। कहीं ना कहीं एक और जो चीज मैं कह रहा हूं कि राहुल द्रविड़ हमेशा किसी भी प्लेयर को ओनरशिप लेना सिखाते हैं अपनी गेम के लिए, और ये टीम ऑफ यंगस्टर्स है, तो यूजुअली जो नीचे वाले होते हैं वो तभी कोलैप्स करते हैं जब उनका ओपनर जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है, उनका सीनियर प्लेयर होता है, वो नहीं चलता, तो फिर एक कहीं ना कहीं माइंड में डाउट होता है कि हम भी चलेंगे नहीं चलेंगे। लेकिन अब ये टीम ऑफ यंगस्टर्स है। यशस्वी जायसवाल मोस्टली जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं उनसे एज में छोटे भी हैं, मतलब पता नहीं, बट वही है कि इससे हम उम्र के ही हैं, तो कहीं ना कहीं सब मिडिल ऑर्डर वाले भी अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और बोलेंगे कि मैं भी मैच विनर बन के दिखाऊंगा, जो राहुल द्रविड़ एक माइंडसेट बनाते हैं एक टीम में। तो ये एक छोटी सी चीज है जो आरआर की मुझे यंगस्टर्स होने की वजह से नुकसान ही लगता, लेकिन फायदा भी हो सकता है। तो कहां देख रहे हैं हम ग्राफ में आरआर को लास्ट 4 में जाने के चांसेस? मैं फिफ्थ मैं जितना रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं हर जगह आरआर सबसे कोई लोग तो कह रहे हैं आरआर इज द वीकेस्ट टीम, आरआर ने ऑक्शन में किया क्या। मेरे को एक्चुअली साइड उतनी बुरी लग नहीं रही है। टॉप 4 का थोड़ा देखना पड़ेगा। एक्चुअली आज के डेट में मेरे को लग रहा है टॉप 4 चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास बड़े नाम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं द्रविड़ जैसा कोच, और मैं एक बहुत बड़ा नाम यहां पे ले रहा हूं जो कि मेरे बहुत फेवरेट है, वनिंदु हसरंगा। इनके लिए कम से कम 5-6 मैचेस जिता के देंगे। देखिए पिछले साल भी आरआर की टीम कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन समहाउ वो कलेक्टिवली एक साथ होके आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और वो मैचेस जीतते रहे। कहीं एक पॉइंट पे तो राजस्थान रॉयल्स फेवरेट थी पिछले साल। तो ये भी जैसे मैंने बोला था, एक पिछली किसी टीम का बोला था, ये भी ऑन इनके फॉर्म पे ही डिपेंडेंट है। क्या इनकी फॉर्म उस वक्त अच्छी होगी, क्या ये लोग उस फॉर्म उस वक्त अच्छी होगी, क्या लोग मैच विनिंग मोमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो ये सब उस पर डिपेंड करता है। हम ये मान के चलें कि कंपटीशन में आरआर रहेगी इस बार। जी, कंपटीशन में तो है ना। तो चलिए अपने हॉट फेवरेट्स बता देते हैं। राहुल, आपसे शुरू करते हैं। जी, मेरा फेवरेट रहेंगे इस बारी जोफ्रा आर्चर, और अपना यशस्वी जायसवाल और वनिंदु हसरंगा। मेरे लिए सबसे पहले तो वनिंदु हसरंगा, मैंने जैसे बोल ही दिया, वनिंदु हसरंगा रहेंगे वहां पे, यशस्वी जायसवाल वहां पे रहेंगे ही रहेंगे बिल्कुल। तीसरा मेरे को थोड़ा सोचना पड़ा, बट मेरे को लगता है हिटमायर और सैमसन दोनों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। मैं आप दोनों हमारे क्रिकेट बाजों की जो 11 की फाइनल आपने स्क्वाड बनाई है, उसमें जो मैं सामने देख रहा हूं, मेरे लिए हॉट फेवरेट्स हैं दोनों ओपनर्स, यशस्वी जायसवाल एंड संजू सैमसन, और नीचे मैं जा रहा हूं जोफ्रा आर्चर के साथ, और मुझे लगता है ये 3 मेरे हॉट फेवरेट होंगे, और ये तीनों अगर परफॉर्म कर जाएंगे तो राजस्थान का ग्राफ बहुत राइज करेगा। जी जी बिल्कुल, जोफ्रा आर्चर का मैं यही कह रहा हूं ना आपको कि देखिए बेशक अभी वो इंजरी के बाद वो वाला लय नहीं मिला होना है, लेकिन क्या कहते हैं ना,
क्रिकेट को या फास्ट बॉलिंग को आप एक इंसान के अंदर से नहीं निकाल सकते। तो अगर वो बंदे ने एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, 5 बारी वो चीज प्रोड्यूस की है, वो क्वालिटी स्पेल्स प्रोड्यूस किए आईपीएल में, एशेज में, वर्ल्ड कप में, तो वो चीज तो वो स्किल उसके अंदर ही है ना, वो आर्ट तो उसके अंदर ही है, वो तो नहीं निकाल सकते। और तो वो बस चलने का मौका, वो मौके की बात हुई है, वो चल गए, तो मेरे ख्याल से वो एमवीपी में उनको देख रहा और आर्चर का जो एक हमेशा खौफ रहेगा, क्योंकि आर्चर को आप देखो, चाहे वो इंजरी से क्या है, लेकिन ये ना कुछ प्लेयर्स होते हैं T20 क्रिकेट में जिनका नाम सुनते ही दूसरी टीम में खौफ पैदा हो जाता है। तो जोफ्रा आर्चर चाहे इंजर्ड होके आ रहे हो, चाहे वो अभी T20 क्रिकेट में अपने बेस्ट पे ना हो, बट ही इज द जोफ्रा आर्चर, और उनका नाम ही एक दूसरी टीम में खौफ दिलाने के लिए बहुत है। तो चलिए, राजस्थान का तो हमने क्लियर कर दिया, और हमें लगता है कि रॉयल्स जितने पेपर पे वीक दिख रहे हैं उतने ग्राउंड में स्ट्रांग हो सकते हैं अगर उनके सभी यंगस्टर्स और वाइब्रेंट प्लेयर्स अपने सही फॉर्म में रहे। तो नाउ अब फाइनली चलते हैं थलाइवा की टीम। थलाइवा जो नाम डाउन साउथ में MS धोनी को दिया गया है, और MS धोनी जहां हो वो टीम वैसे ही स्ट्रांग नजर आती है। तो राहुल, चेन्नई का स्क्वाड है क्या? चेन्नई के स्क्वाड स्टार्ट विद आंद्रे सिद्धार्थ, अंशुल कंबोज, दीपक हुडा, डेविन कॉनवे, गुरजपनीत सिंह, जेमी ओवरटन, कमलेश नागरकोटी, खलील अहमद, मतीशा पतिराना, MS धोनी, मुकेश चौधरी, नेथन एलिस, नूर अहमद, रचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी, रामकृष्ण घोष, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, सैम करन, शेख रशीद, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, वंश बेदी एंड विजय शंकर। तो कैसे देख रहे हैं आप राहुल इस स्क्वाड को? जी, मैं तो जैसे इनको क्या कहते हैं ना, फादर्स क्लब या डैडीज क्लब कहा जाता था इनको। बहुत अच्छा बैलेंस अब इन्होंने कर दिया बिटवीन एक्सपीरियंस्ड T20 कैंपेनर्स, नॉट जस्ट एक्सपीरियंस इन ODI एंड टेस्ट, बट एक्सपीरियंस्ड T20 कैंपेनर्स। चाहे 2023 का ODI वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ले गई थी, मगर रचिन रविंद्रा एक स्टार थे उस वर्ल्ड कप के, और उसके बाद से वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़े स्टार बन के आए थे आप इतने। जी, फर्स्ट वर्ल्ड कप और उसके बाद इतना अच्छा परफॉर्म लाइक एनी सीनियर प्लेयर रचिन रविंद्रा मेरे ख्याल, और लेफ्ट आर्म स्पिनर है यार, सिर्फ बैट्समैन नहीं है, मतलब बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी। वो तो स्टार्ट उन्होंने एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर किया। फिर मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्पिनर्स, बहुत बढ़िया स्पिनर्स कॉम्बिनेशन लेके आए, स्पेशली चेन्नई जैसी विकेट पे। नूर अहमद बहुत अच्छा ट्रस्ट दिखाया है, बहुत अच्छी बाय है वो नूर अहमद। बेसिकली लेफ्ट हैंडेड रशीद खान ही है वो, सारी वेरिएशन है, चाइना मैन है। फिर अपना ओरिजिनल कॉम्बिनेशन रविचंद्रन अश्विन अन्ना और रविंद्र जडेजा, हमारा पुराना स्पिन डुओ, जो बहुत मतलब किसी भी इंटरनेशनल टीम में अभी भी खेलेंगे, दोनों साथ में खेल भी रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी क्या कहते हैं, रविचंद्रन अश्विन की घर वापसी हो रही है। गुड क्रिकेटिंग ब्रेन एज वेल, बैट से भी बहुत अच्छे करते हैं। जी बिल्कुल, रविचंद्रन अश्विन को तो हम साइंटिस्ट ऑफ द गेम कहते हैं। उसके साथ ये इनके बैकअप स्पिनर जैसे श्रेयस गोपाल भी हो गए, और पेस अटैक जिसमें खलील अहमद बहुत अच्छे बॉलर है। खलील अहमद बहुत यूटिलिटी बॉलर भी थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और नेथन एलिस जैसे फॉरेन बॉलर्स जो BBL बहुत एक्सपीरियंस्ड वेल ग्रीस्ड फास्ट बॉलर्स हैं इन T20 क्रिकेट, तो वो इस सिचुएशन से अकस्टम्ड है। मैं यहाँ पे जैसे इनकी 11-12 में देख रहा था, मेरे को बहुत बैलेंस लग रही है टीम, एंड इनका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट है वो है इनका स्पिन अटैक। तो जो इनके आप 11 देखते हैं, एक बार मैं वो रीड आउट कर देता हूं। तो जैसे इनके लिए गायकवाड़ कैप्टन होंगे, जो कि कॉनवे या रचिन रविंद्र में से एक के साथ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद राहुल त्रिपाठी 3 पे खेलेंगे, या दीपक हुडा खेलेंगे। अगर आपको एक और एक्स्ट्रा स्पिनर भी चाहिए जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करे, तो आप हुडा को खिला दीजिए। तो मेरे को लग रहा है कि वहां पे ये अच्छे सॉर्टेड है। लेकिन इसके बाद थोड़ी इनके लिए ना एक प्रॉब्लम ही है कि 4 पे शिवम दुबे है, 5 पे जडेजा प्रमोट हो रहे हैं, फिर 6 पे सैम करन, 7 पे धोनी और 8 पे अश्विन। बैटिंग में डेप्थ बहुत है, बहुत, लेकिन धोनी आजकल प्रेफर नहीं कर रहे उतना ऊपर बैटिंग करना। तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर कोलैप्स हो जाता है, धोनी कई बार 7 से भी इवन 8 पे भी जा रहे हैं कई बार। जी, अगर कोलैप्स हो जाता है तो आपको देखना पड़ेगा कि धोनी की शायद नी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वो आजकल प्रेफर नहीं कर रहे 10-12 बॉल ज्यादा खेलना। तो यहां पे अगर कोलैप्स हो जाता है, आपको दूसरे तीसरे ओवर में तो आपकी 2 विकेट गिर गई, आप शिवम दुबे 4 पे आ रहे हैं, या तो आपको एक एक्स्ट्रा इंपैक्ट प्लेयर लाना पड़ेगा, वरना आपके पास ज्यादा खास ऑप्शंस है नहीं। मगर जो इनका पॉजिटिव स्ट्रेंथ मेरे को लग रहा है वो है इनका ऑलराउंडर का एक एक्विजिशन सैम करन को जो उन्होंने खरीदा, और इनका स्पिन डिपार्टमेंट तो देखो सॉर्टेड है ही। अश्विन, नूर अहमद और इनके लिए जडेजा, तीनों, एक लेफ्ट हैंडेड स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर, तो मतलब वो पूरा सॉर्टेड है।
है, पेस अटैक भी सॉर्टेड है। खलील अहमद, पति राणा तो चेन्नई ने रिटेन ही किया 13 करोड़ में, बहुत अच्छे बॉलर है, T20 के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है मेरे हिसाब से अभी। उसके बाद जो इनके लिए इंपैक्ट प्लेयर भी आएगा ना, मुकेश चौधरी, अंशुल कंबोज या नेथन एलिस का भी ऑप्शन है अगर आप 3 ओवरसीज प्लेयर्स का स्टार्ट करो तो। इनके पास बॉलिंग में एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस भी है, मगर यंग प्लेयर है जो आगे इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और वैरायटी बहुत है इनकी टीम में। मेरे हिसाब से अगर आप इंपैक्ट प्लेयर की जगह उस बंदे को डाले, बहुत स्क्रूटनी मिली है उस इंसान को, कहते हैं अगले ऑलराउंडर आने वाले थे, नहीं बन पाए, बट बहुत अच्छे प्लेयर है विजय शंकर जी। विजय शंकर को अगर आप इंपैक्ट प्लेयर लगे ऊपर, अब दी ऑर्डर भी बैटिंग कराते हैं, गुजरात टाइटंस के लिए बहुत अच्छा खेला है, विनिंग सीजन के वो पार्ट भी थे मेरे ख्याल से। मैं इनफैक्ट और अगर आप फिर विजय शंकर को इंक्लूड करते हो तो आपकी बैटिंग डेप्थ और बढ़ जाती है जरा। और फिर इनके पास पेस अटैक तो वैसे ही अच्छा है, पति राणा है, खलील अहमद है, सैम करन है, और आपको शिवम दुबे और विजय शंकर भी ओकेजनल 2 ओवर्स लाके दे सकते हैं। 3 पेसर तो आपके पास बहुत अच्छे हैं, उसके साथ आपके पास स्पिनिंग कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। अगर आप हुडा को खिलाते हैं, हुडा भी खिलाते, हुडा को हमने इंक्लूड नहीं किया, हुडा भी बहुत अच्छे प्लेयर है, हिटर है, LSG के लिए भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये बहुत और ऑफ स्पिनर भी हैं, मतलब पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर कहें या यूटिलिटी ऑफ स्पिनर कहें, ट्रेविस हेड की तरह। तो एक बहुत, मेरे हिसाब से मैं वेल बैलेंस टीम देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा बायस भी मेरी फेवरेट टीम है। और MSD थाला वो ऊपर 4 डाउन आके भी मार सकते हैं, और अगर जैसे इसने बोला कोलैप्स है तो फिर आप एक्चुअली मुझे लगता है इस टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर MS है, और MS का टीम में रहना ही अपने आप में टीम की स्ट्रेंथ है। और दूसरी चीज, कैप्टन कोई भी हो, MS 16 प्लेयर तो बहुत ज्यादा है MS के लिए, 13 या 14 प्लेयर्स में भी उनको पता होता है कहां किसको कैसे यूज करना है। और दूसरा, जो लास्ट में वो 5, 6, 8, 10 बॉल्स या फिर सिर्फ 2 ओवर्स में भी आ जाते हैं ना, तो दूसरी टीम पे प्रेशर आ जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो एडवांटेज ही है, क्योंकि MS धोनी चाहे वेदर ही कॉन्ट्रीब्यूट्स विद द बैट और नॉट, चाहे वो अपनी कीपिंग के बेस्ट फॉर्म में होना हो, MS धोनी का जो क्रिकेटिंग ब्रेन है, जो टैक्टिक्स है, वो MS धोनी ही चलाते हैं। गायकवाड़ को एक्सपीरियंस अभी उतना नहीं है, बट जब उनके पास धोनी की बैकिंग आ जाती है ना, तो दैट विल गिव गायकवाड़ द कॉन्फिडेंस टू प्ले एज अ बैट्समैन एंड टेक द लीडरशिप एज वेल। तो वो एक बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस टीम चेन्नई ने बनाई है, इसमें हम प्रीटी श्योर मैनेजमेंट के साथ साथ धोनी का भी बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि जो इनके बैकअप्स भी आप देखो, मैं पेस ऑप्शन देख रहा हूं तो इनके खत्म ही नहीं हो रहे। चाहे आप देखो कि इनके पास यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है कि ये कभी भी इन्होंने गुरपनजीत सिंह को किसी को लिया है, ये मेरे को सिमरजीत सिंह जैसे डालते हैं, पर बहुत अच्छे बॉलर हैं यहाँ पे ये। लेकिन अभी हार्दिक पांड्या ने इनको 4-5 छक्के भी मारे, वो तो चलो दिन की बात है, वरना उसके बाद इन्होंने और भी अच्छा ऑप्शन दिया। श्रेयस गोपाल की हमने बात करी, अच्छे लेग स्पिनर है। वहां पे आप देखो कि दीपक हुडा को भी कभी भी खिला सकते हैं। नेथन एलिस शायद स्टार्ट ना करें, लेकिन वो T20 क्रिकेट में अभी शायद ऑस्ट्रेलिया की सीम ऑफ थिंग्स में भी आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मुकेश चौधरी को भी इन्होंने बैकअप करा है, मुकेश चौधरी को स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट आर्म पेसर आप देखें, खलील अहमद का भी ऑप्शन है, मुकेश चौधरी का भी ऑप्शन है, तो इनके ऑप्शंस खत्म ही नहीं होते। तो बहुत अच्छी मेरे ख्याल से बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप। और मुकेश चौधरी हो गए या राहुल त्रिपाठी हो गए, मुकेश चौधरी या राहुल त्रिपाठी तो बहुत अच्छी बाय है मेरे ख्याल से, बहुत ही चीकी बाय है। कितने में खरीदे गए हैं वैसे राहुल त्रिपाठी? आई थिंक 2-3-4 करोड़ में आ गए थे, 2-3-4 करोड़ में आ गए थे। बहुत सस्ती बाय है राहुल त्रिपाठी, और बहुत अच्छे प्लेयर है, सीजन प्लेयर है। और आपने देखा है कैसे वो, उनके पास यूनिक शॉट्स हैं, कहां से अपर कट मारते हैं या पीछे का शॉट मारते हैं। बहुत मैं कह रहा हूं सस्ता बाय है राहुल त्रिपाठी। उसके साथ हम देखें तो मेरे हिसाब से बहुत बैलेंस स्क्वाड है, विद गुड इंडियन यंगस्टर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस फॉरेन, एंड अपने थाला MS धोनी वहां पर है ही हैं, तो एक अच्छा बैलेंस ये स्क्वाड प्रोवाइड कर पा रहा है हमें। तो मुझे लगता है कि लास्ट 4 में तो CSK हमेशा रहेगा ही रहेगा, जब तक धोनी CSK के साथ है ना। और जी देखिए, आपने जैसे धोनी का आपने बोला, धोनी का मुझे पता नहीं CSK के लिए कितना फायदा है, लेकिन कोई भी क्रिकेट स्टेडियम के लिए उससे ज्यादा फायदा है। क्योंकि आप हमेशा देखिए, जब CSK के मैच होते हैं, तो इट्स अ सी ऑफ येलो। तो वो कहीं होम टीम भी सोचेगी भाई हमारा ही होम ग्राउंड है कि चेन्नई सुपर किंग्स का ग्राउंड है। बेंगलोर में, हैदराबाद में या चेन्नई में, साउथ में तो कहीं भी मैच होगा तो येलो ही येलो नजर आएगा। इवन मुझे लगता है नॉर्थ में भी, अरे पूरी इंडिया में आप कहीं भी देखिए, इंडिया में आपको चिन्नी स्वामी के सिवा हर जगह येलो मिलेगा। तो अपने हॉट फेवरेट्स बताते हैं जरा, कौन कौन है इसमें? मैं चेन्नई के हॉट फेवरेट की बात करूं, सबसे पहले तो पति राणा तो होना ही है। पति राणा उनके लिए एक एक्सपीरियंस बॉलर है, T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, तो पति राणा होंगे ही होंगे वहां पे। उसके बाद मैं यहां देखूं तो मेरे को लगता है नूर अहमद बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे चाइना मैन स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और कभी थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं जब जरूरत पड़े, तो नूर अहमद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं चेन्नई की ट्रैक्स पे स्पेशली।
तीसरा, क्योंकि देखो चेन्नई की बात कर रहे हैं और स्पिनर इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं तीसरा एक स्पिनर ही बोलूंगा। बैटिंग ठीक है, बैटिंग का राहुल नाम ले लेंगे बेशक, मैं अश्विन के साथ जाऊंगा। अश्विन चेन्नई ट्रैक्स पे उस चिपॉक के मैदान पे मेरे को लगता है 7 मैच जो चिपॉक में खेलेंगे 3-4 तो आपको अश्विन कम से कम 2-3 विकेट हर मैच में और इकोनॉमिकल जाते हुए दिखेंगे। जी जी, मेरे हिसाब से मेरे फेवरेट्स रहेंगे रविचंद्रन अश्विन द साइंटिस्ट। मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस तो है ही, मतलब क्या दिमाग है उनका, और सीएसके में आ चुके हैं, अपने ही घर में। अगर चेन्नई में तो हमने देखा है, चेन्नई 2 उनको विकेट और 7 मैच यहीं पर, तो बैट बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं अश्विन अन्ना। और दूसरा पतिराना, बहुत ट्रस्ट दिखा है धोनी ने इनको बहुत टाइम से, और बहुत अच्छे स्लिंग 154 155 क्लिक कर रहे हैं और यॉर्कर्स डाल रहे हैं उस स्पेस पे, तो कितना डेडली वेपन है वो इंसान एक बैट्समैन के अगेंस्ट। तीसरा मेरे हिसाब से रचिन रविंद्र रहेंगे या नूर अहमद में से, बट मैं रचिन रविंद्र की तरफ ज्यादा मेरा इंक्लिनेशन रहेगा, क्योंकि अगेन मैंने बोला आपकी बैटिंग में एक अच्छा स्टार्ट चाहिए होता है, तो मेरे ख्याल से डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र का एक अच्छा ओपनिंग पेयर डुओ होगा। शिवम दुबे भी बीच में आएंगे, बहुत लेफ्टीज भी हैं इनके पास, बहुत अच्छा एक साइड ऑफ द ग्राउंड छोटा ही होता है चिदम्बरम का, तो रचिन रविंद्र एक बहुत अच्छा सीमेंट करके रखेंगे बैटिंग लाइनअप को। मेरे हिसाब से रन्स भी करेंगे, एंकर भी करेंगे, और अपने रोल को फ्लूइड रख सकते हैं वो, सिचुएशन के हिसाब से अडैप्ट कर सकते हैं। कॉनवे को भी सही मौका दिया गया और सही फॉर्म में हो तो कॉनवे भी कोई कम खतरनाक प्लेयर नहीं है। जी, स्टार्ट तो कॉनवे ही करेंगे मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ये लोग स्टार्ट करेंगे, बट सीएसके ने आप ये देखिए ऑक्शन में बड़े से बड़े बायर्स के लिए नहीं गए, वो अपने ही उन ट्रस्टेड सोर्सेज पे गए जिन्होंने, क्योंकि क्या है ना भैया, चेन्नई इज अ टफ ट्रैक टू बैट ऑन, तो हर कोई इस पे बैट नहीं कर सकता। अगर आप बोले कि मैक्सवेल वहां आके भी बैटिंग करेगा या डेविड मिलर वहां भी आके बैटिंग करेगा, तो वो आप सिर्फ नाम के हिसाब से जा रहे हैं। चेन्नई ने ये देखा है कि कौन से बैट्समैन उनके वहां खेले हुए हैं, किसने हिट लगाए हुए हैं और किसने वहां रन किए हुए हैं। तो डेविन कॉनवे इतना बड़ा नाम नहीं है टी20 में, रचिन रविंद्र इतना बड़ा नाम नहीं है टी20 में, लेकिन आपने उनको ट्रस्ट दिखाया है, आपने उनको यूज करना आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको रिजल्ट्स दे चुके हैं, वो इसका मतलब आगे भी आपको यूज टू उन पिचेस से। जैसे मैंने बोला रचिन रविंद्र वो चेन्नई में अकस्टम्ड हो चुके हैं, उनको पता चल चुका है चेन्नई की विकेट कैसे खेलती है, और अश्विन अन्ना तो है ही होम बॉय, तो बहुत अच्छा टीम मेरे हिसाब से। और मैं एक और चीज यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो इनके आप स्क्वाड में देखो ना, इन्होंने अपने आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा दिए हैं कि, और स्पेशली फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है टीम में। अगर आप इनके ओवरसीज प्लेयर्स भी देखो, नेथन एलिस का जो इनका एक्विजिशन है, कभी आपको लग रहा है कि आप किसी पेस वाली विकेट पे जा रहे हो तो ना खिलाओ नूर अहमद को, और आप यही इन्होंने मिचेल सैंटनर के साथ भी करते हैं, आप एलिस को खिला दीजिए, या यहाँ पे एक और मैं नाम लूंगा जेमी ओवरटन का, अच्छी बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं इंग्लैंड के लिए, अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट में भी है, टी20 क्रिकेट में भी है, बहुत हिट द डेक वाले बॉलर है, पेस भी अच्छी डालते हैं 140 की रेंज में। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखो तो शेख रशीद भी इन्होंने अच्छा एक बाई लिया है, श्रेयस गोपाल की तो हमने बात करी थी। एक और मैं एक बार आप स्क्वाड दिखा दीजिए मेरे को, यहाँ अंशुल कंबोज, अभी आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने 10 विकेटें शायद ली थी, 10 विकेटें इन्होंने ले ली थी एक ही इनिंग्स में, वो बहुत, और कमलेश नगर को टीवी, तो इनके पेस ऑप्शंस खत्म नहीं होते। आंड्रे सिद्धार्थ बड़े अच्छे यंगस्टर आ रहे हैं, अभी अंडर 19 भी खेल रहे हैं, अच्छी हिट्स लगाते हैं, तो इनके बारे में उतनी चर्चा नहीं है, बट एक अच्छी यंग, मैं कह रहा ना, इनके पास, चेन्नई के पास एक ऐसा स्क्वाड है जहां पर एक्सपीरियंस भी है, अच्छे एक्सपीरियंस टी20 प्लेयर्स भी हैं और यंगस्टर्स हैं, और ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आपको आगे जाके आपकी सीएसके स्क्वाड में, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना राजस्थान रॉयल्स की तरह, ये भी एक आगे के प्लेयर्स के आगे के लिए सोच रहे हैं। आंद्रे सिद्धार्थ हो गए, शेख रशीद हो गया, रचिन रविंद्र हो गया, तो ये आपके फ्यूचर भी है। और जैसे मैं यहाँ पे हमेशा जहां हम हमेशा देखते हैं ना कि चेन्नई के लिए कहते हैं कि पूरा कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस के नाम पे इन्होंने बुढ़े ले लिए या ओल्ड एज प्लेयर्स ले लिए, इस बार वो एक्सपीरियंस भी है पर यंगस्टर्स को भी ग्रूम करा जा रहा है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए तो ये जो यंगस्टर्स हैं, ये खेलने वाले यंगस्टर्स हैं जो कि आगे, अभी का पता नहीं पर आगे आगे बहुत अच्छा करेंगे। तो ओवरऑल टीम बहुत बैलेंस्ड है। मुझे लगता है कि यहाँ पे विजय शंकर को उतना क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, पर वो ऑन अ गिवन डे 11 में स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि, क्योंकि मैंने कहा कि इतने फ्लेक्सिबल ओवरसीज ऑप्शंस हैं, आप रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे दोनों को भी खिला सकते हैं। आप विजय शंकर को उस हिसाब से मत जज करिए कि उन्होंने निदास ट्रॉफी में क्या किया था, वो ट्राई सीरीज में क्या किया था, या वो स्टार्टिंग ऑफ द करियर इंडिया के या 2019 के हिसाब से उनको उसमें जज करिए। वो भी बंदा अपने शेल से बाहर ही आ रहा था। अब विजय शंकर भी इज यूज्ड टू दैट सेटिंग, इज यूज्ड टू दैट क्राउड, इज यूज्ड टू द स्क्रूटनी एंड ऑल। तो एक प्लेयर को जितनी स्क्रूटनी मिल चुकी है तो उससे ज्यादा नीचे कितना ही गिर सकता है, इसके बाद वो ऊपर ही आएगा। तो विजय शंकर ने जीटी के लिए भी बहुत अच्छे मैचेस जिताए हैं, बहुत बड़े हिट्स लगाए हुए हैं। तो विजय शंकर ने भी घर वापसी करी है, उन्होंने स्टार्ट ही सीएसके से किया था, और तो मुझे लगता है कि चेन्नई की रहाणे भी हिटर बने जा रहे हैं। वाकई में चेन्नई काबिल भी है तारीफ की, और हमारे क्रिकेटबाज मुझे लगता है दोनों की ही फेवरेट टीम आपकी चेन्नई कहीं ना कहीं है।
जी मैं ये भी देख रहा हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स कुड बी द फाइनलिस्ट अगेन एसआरएच। जैसे मैंने आपको बोला एसआरएच को भी मैं विनर्स देखता हूँ। और कहीं ना कहीं अब मैं ध्यान से सोच रहा हूँ कि जैसे मेरे ख्याल से ईडन गार्डन्स में होगा फाइनल। हाँ जी, फाइनल ईडन गार्डन्स में हो गया, बड़ी ग्राउंड है, स्पिन फ्रेंडली भी है, तो इन्होंने कितना अच्छा स्पिन वहां पहुंच जाएंगे तो फिर वहां इनके प्लेऑफ्स इनकी हैं। मैं भी चेन्नई के लिए इस बार बहुत कॉन्फिडेंट हूं। मेरे को ज्यादा नेगेटिव्स दिख नहीं रहे हैं साइड में, थोड़ा बैटिंग डेप्थ का मेरे को था बस कि बैटिंग डेप्थ में और थोड़ा सा इंडियन बॉलर्स में इनएक्सपीरियंस है। वरना ओवरऑल फॉरेन स्टार्स भी जो देखें बहुत बड़े नाम ना हो, बहुत यूटिलिटी वाले प्लेयर्स इन्होंने लिए। बाकी एमएस धोनी का मास्टरमाइंड तो है ही है, बिल्कुल तो ब्रांड ऑफ सीएसके है, वो नहीं खेलेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है एमएस धोनी का लास्ट साल है, उन्हें थोड़ा ऊपर ही बैटिंग करनी चाहिए। महाभारत की जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें एक ही चीज बहुत खास थी पांडवों की तरफ, वो था भगवान कृष्ण का मास्टरमाइंड। तो सीएसके में भी एक ऐसा मास्टरमाइंड है जो बाकी 9 टीम्स के पास नहीं है। तो ये मास्टरमाइंड जो होता है वो स्ट्रोक हमेशा हर जगह काम आती है और ये काम आएगी तो मुझे लगता है कि येलो प्लेयर्स एक बार दोबारा से छाएंगे इस आईपीएल में भी। और हमारे क्रिकेट बाज रुकने वाले नहीं है दोनों। अब हम कोशिश करेंगे, आईपीएल का तो हमने आपको एनालिसिस दे दिया, हम हर वीक कोई एक वीकली प्रोग्राम ड्यूरिंग द वीकली क्रिकेट जो भी वीक में चल रहा होगा, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का टेस्ट मैच एडिलेड में शुरू हो चुका है, तो हम जो भी एक वीक में रहेंगे कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स को दिखाने की ताकि एक टेम्पो बना रहे। क्योंकि इंडिया में तो यूथ खाता भी क्रिकेट है, पीता भी क्रिकेट है, सोता भी क्रिकेट है, जागता भी क्रिकेट है। तो क्रिकेट के ऊपर अपने एनालिसिस हम बताते रहेंगे, मगर आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप भी हमें अपने अपडेट्स दीजिए कि हमारे प्रोग्राम्स को देखकर आप इन सारे पॉइंट्स पे क्या सोचते हैं। तो हमारे क्रिकेट बाज और ज्यादा स्टडी भी करेंगे। प्लीज मैं एक लास्ट चीज बस एक लास्ट चीज सीएसके के कंटिन्यूशन में कहना चाहूंगा कि एमएस धोनी इज अ लीडर, ही इज अ लायन हु लीड्स द शीप, ठीक है, हु लीड्स द शीप एंड टर्न्स देम इनटू लायंस। You're right. बट इनके पास ऑलरेडी यहाँ पर लायन कब्स हैं, यहाँ पर शीप नहीं है, इनके पास लायन कब्स की टीम है। तो आप सोच लिए कितनी डेडली टीम होगी जब आपके पास आपके प्राइड के राजा वहां पर बैठे हुए हैं ऊपर। तो मैं तो इनको फाइनलिस्ट या विनर्स भी, मैं भी चेन्नई को भैया इस बार टॉप 4 में देख रहा हूं। तो चलिए हम देखते हैं, हमारे लास्ट एपिसोड था आईपीएल 2025 के एनालिसिस को लेकर क्रिकेट बाज, मगर क्रिकेट बाज विल कंटिन्यू विद द मोर एंड मोर क्रिकेट फॉर यू। सो स्टे कनेक्टेड with us, stay connected with our cricket buzz। और अगली बार जब हम आपके सामने आएंगे तो हम आपको अपने अपने इंस्टा हैंडल्स भी देंगे ताकि अब आप हमें हमारे इंस्टा पे भी फॉलो कर पाएं और बता पाएं आप क्या प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं और हम उस तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आएंगे। और क्रिकेट की अपडेट्स तो आपको बहुत मिलने वाली है क्योंकि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत क्रिकेट बाज।